नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्निंग पे, जहां हम लोग अभी कर रहे हैं विज्ञान की क्लासेस और यहाँ पे चल रहा है क्लास 9। ठीक है, तो क्लास 9 में तीसरा चैप्टर चल रहा है हम लोग का पार्ट 3। पार्ट का नाम क्या है? परमाणु और अणु। ठीक है, तो परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर हम लोग का चल रहा था। इसका पिछला लेक्चर आप लोग को मिल चुका है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट, परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, उसके बाद किस तरह से नामकरण होता है। डाल्टन, जो जॉन डाल्टन थे, उनका क्या परमाणु को लेकर सिद्धांत था, उसके क्या क्या मेन पॉइंट थे, 4-5 मेन पॉइंट, उसको भी हम लोग चिंतन कर चुके हैं, उस पर अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद परमाणु में देखे थे अणु और आयन। आयन किस तरह का होगा? ऋणात्मक होगा। अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाए तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ निगेटिव लाता है, तो इस कारण ऋणात्मक हो जाता है। अगर उसके ऊपर क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए, तो वो क्या करता है? अपने साथ एक निगेटिव लेकर चला जाता है, तो निगेटिव का कमी मतलब पॉजिटिव बढ़ेगा। तो जब पॉजिटिव बढ़ेगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो आयन के बारे में हम लोग देख चुके थे। अब इसके आय का टॉपिक हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे संयोजक। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में समझना है कि संयोजकता है क्या। तो संयोजकता एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग को क्या देखना है कि कोई भी एक एटम है, कोई भी एक परमाणु है। मान लीजिए ये कोई एक परमाणु, ठीक है, तो ये जितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सक्षम है, या फिर जितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन देने के लिए सक्षम है, इसी को क्या बोलते हैं? इसका संयोजकता बोलते हैं। अगर कोई एक एटम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अगर कोई एटम एक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से -2 का क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, निगेटिव ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो यही जो दो है, यही क्या होगा? इसका संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई है, एक एलिमेंट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? निकल सकता है, माइनस हो सकता है, तो इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, धन का आवेश आ जाएगा, धनात्मक। तो इसका जो संयोजकता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, तो संयोजकता क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या दान करना। संयोजकता है ही क्या? तो ये है इलेक्ट्रॉन को या तो आप करिए ग्रहण और या फिर करिए दान की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं उसकी संख्या, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन आप दान कर दे रहे हैं। या तो ग्रहण कर रहे हैं तो उस समय जो रहेगा आपका निगेटिव में आएगा, अगर आप दान करिएगा तो उस समय पॉजिटिव में आएगा। तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों तरह का बन सकता है। लेकिन संयोजकता एक तरह का संख्या है। संयोजकता क्या है? एक तरह का संख्या है। किसका संख्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन दान करने का संख्या। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सोडियम है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर +1 का चार्ज है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग एक नया इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, जिसको क्या बोलते हैं? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र का निर्माण। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें हम लोग रासायनिक सूत्र बनाने वाले हैं। रासायनिक सूत्र बनाएंगे किस चीज का? यौगिक का। जो जनरली हम लोग क्या बनाते हैं? यौगिक। यौगिक का ही तो रासायनिक सूत्र बनाते हैं। जैसे H2O जल है, तो आखिर H के नीचे 2 क्यों लिख रहे हैं? ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी क्यों नहीं लिख रहे हैं? अगर CO2 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो CO2 के C के नीचे कुछ नहीं लिख रहे हैं, O के नीचे 2 लिख रहे हैं, तो ये किस तरह से आता है? ये सब चीज आएगा इसी संयोजकता के वजह से। ठीक है, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे रासायनिक सूत्र के निर्माण में। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है X, ठीक है, और इसके साथ एक रासायनिक अभिक्रिया करने आया Y। दो तरह का तत्व हो जाएगा, एक हो जाएगा X, एक हो जाएगा Y। अगर X का संयोजकता प्लस में M है
और y का संयोजकता माइनस में क्या है, n है। तो इससे जो हमारा नया यौगिक बनेगा, जो रासायनिक सूत्र बनेगा, उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। y वाला जो पावर है इसको क्या करेंगे, x के चरणों में, और x का जो पावर है वो कहां जाएगा, y के चरणों में। ठीक है, तो x के चरणों में y का पावर, ठीक है। अब प्लस माइनस को यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि संयोजकता में हम लोग प्लस या माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ मात्रा लिखते हैं। संयोजकता क्या है, सिर्फ संख्या है, मात्रा है। इसका संकेत के साथ कि प्लस है कि माइनस है, इसके साथ इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो x के चरणों में y का घात, ठीक है, y का जो पावर है, और y के चरणों में x घात। तो इस तरह से ये एक नया रासायनिक सूत्र बन गया। सूत्र किस तरह से बनेगा, दो तत्व आपस में मिल करके एक यौगिक बनाते हैं, लेकिन वो तत्व किस तरह से लिखा जाएगा, उसके ऊपर जो संयोजकता रहेगा उसी का, एक दूसरे के संयोजकता को क्या करना है, एक दूसरे के चरण में डाल देना है। चलिए अब समझते हैं इसी चीज को, इसका एग्जाम्पल लेके, हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बना हुआ है कंपाउंड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल बोलते हैं, जल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा कितना रहेगा चार्ज, +1 का चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहता है, +1 का चार्ज रहता है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है चार्ज, तो -2। ठीक है, अब ये +1 है, ये -2 है, प्लस और माइनस तो लेना नहीं है, सिर्फ क्या लेना है हमको, सिर्फ हमको संख्या लेना है। तो हाइड्रोजन के नीचे क्या आ जाएगा, 2, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और इसी को जब सरल कर देंगे, इसी का जब सरल सूत्र बनाएंगे, इसी का जब हम सरल सूत्र बनाते हैं, तो एक लिखे या ना लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसी कारण एक को हम नहीं लिखते हैं, और इससे जो सूत्र बनता है वो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर CO2 है, तो CO2 के केस में क्या हुआ हो जाएगा, ये कार्बन होगा, और यहाँ एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इसी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आखिर यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 2 है, कार्बन के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो कार्बन के साथ जो संयोजकता होता है वो 4 का होता है, कितने का होता है, 4 का, और ऑक्सीजन के साथ कितने का है, 2 का, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, तो कार्बन के नीचे -2, तो माइनस तो लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, और ऑक्सीजन के नीचे कार्बन का 4, तो ऑक्सीजन के नीचे कार्बन का 4, ये हो गया रासायनिक सूत्र। लेकिन जब इसको सरल बनाएंगे, जब इसको क्या करेंगे, सरल बनाएंगे, तो 2 से ये कट के 1 हो जाएगा, और ये 2 से कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो C1O2, और 1 को नहीं लिखते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, CO। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि रासायनिक सूत्र किस तरह से बनाते हैं। दो अलग अलग जो भी परमाणु है उसको लेंगे, उसके संयोजकता को देख लेंगे, और एक दूसरे के संयोजकता को क्या करना है, नीचे की ओर लिख देना है, एक दूसरे के नीचे। ठीक है, तो एक्स का जो संयोजकता है वाई के चरण में, और वाई का जो संयोजकता रहेगा उसको एक्स के चरण में, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं, एक H2O का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर चाहिए तो एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे देखिए, NH3 अमोनिया है, अमोनिया एक तरह का कंपाउंड है ना। तो अमोनिया के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में पता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, हमेशा +1 होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, -3 होता है। इसको संयोजकता को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, और ये आ जाएगा इसके नीचे यहाँ पे। तो एन एन के नीचे 1, और हाइड्रोजन के नीचे 3। अब एक को नहीं लिखते हैं, सरल सूत्र में एक नहीं लिखा जाता है, इसी कारण इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, NH3 हो जाता है। इसी तरह से अलग अलग तरह का रसायन आप लोग बना सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं, CH4 बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बना सकते हैं CCl4। ठीक है, इसी तरह से बना सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह से सोडियम का भी बना सकते हैं ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम का ऑक्साइड 2 रहता है, सोडियम का 1 रहता है। तो इस तरह से अलग अलग कंपाउंड आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है, संयोजकता आपको याद रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का बता चुका हूँ, तो इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट संयोजकता है, आप लोग के बुक में दिया हुआ है, वहां भी आप लोग क्या कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। जैसे OH का -1 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, कार्बन का 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का 1 होता है, कैल्शियम का 2 होता है। तो कुछ कुछ आप लोग क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं।
चलिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, उसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। हम लोग परमाणु द्रव्यमान देख चुके हैं। एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। उसी तरह से एक अणु का जो द्रव्यमान होगा, एक अणु का जो द्रव्यमान होगा उसी को क्या बोलेंगे? आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है। अब अणु के द्रव्यमान में और इसमें अंतर क्या है कि एक कोई भी अणु होता है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के संख्या में परमाणु से मिलके बना होता है। जैसे ये एक अणु है आपका H2O, एक H2O का मॉलिक्यूल है, तो ये बना रहेगा किस किस चीज से? हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का एक। ठीक है। तो हाइड्रोजन का दो एटम है यहाँ पे और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो सॉरी, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का एक, दोनों को मिला करके। तो इसको लिखते किस तरह से है, इसको पैटर्न को आप लोग को समझना है कि किस तरह से लिखते हैं। तो आणविक द्रव्यमान लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहला पहला क्या है आपका? परमाणु की संख्या गुने परमाणु सॉरी, ठीक है। फिर इसी तरह से जितने भी परमाणु हैं उनकी सबसे पहले लिखेंगे संख्या और फिर गुना करेंगे परमाणु के द्रव्यमान के साथ। इस तरह से बारी बारी से लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु की संख्या सबसे पहले देख ले, हाइड्रोजन का तो कितना है? 2। और इसका द्रव्यमान कितना है? तो 1 AMU है या फिर U। इसके बारे में कल देख चुके हैं। अब यहाँ प्लस करेंगे परमाणु की संख्या, जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या क्या है? मात्र एक है, तो एक गुना परमाणु का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कल बता चुका हूं कितना होता है? 16 16 होता है। तो 2 में 1 से गुना किया तो 2U, जोड़ 16 में 1 से गुना किया तो 16U, दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 18U। यूनिफाइड मास या एटॉमिक, इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये आया कैसे? जब ये पूरा का पूरा आपको सूत्र पता होगा कि किस तरह से निकालते हैं। ठीक है। तो इस पे आप लोग एक, आप लोग के लिए एग्जांपल और ले लेता हूं। ठीक है। इसको समझिएगा। सॉरी, NH3, ठीक है, अमोनिया है। NH3 अमोनिया एक तरह का गैस है। इसके बारे में अगर इसका कभी पूछ दे कि आणविक द्रव्यमान बताइए, तो इसमें नाइट्रोजन कितना है? एक है, तो एक गुने नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप लोग को याद होना चाहिए 14 होता है, 14 यूनिफाइड मास। ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। और इसका मास कितना होता है? अभी यहाँ लिखे हैं ऊपर में 1 होता है, 1U, एक। तो 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14U, प्लस 3 में 1 से करेंगे तो 3U, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। इस तरह से ये बहुत निकालना क्या है? बहुत ही आसान है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? आपका जो अणु का द्रव्यमान दिया हुआ है उसको क्या कर लेना है? उसको तोड़ लेना है। क्या करना है? तोड़ लेना है। अलग अलग तरह के अणु, परमाणु और उसका संख्या और द्रव्यमान दोनों के अंदर, तो संख्या और द्रव्यमान दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे और फिर बारी बारी से क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग घर पे जाके ट्राई करिएगा। NaCl है। ठीक है। NaCl, Na का क्या होता है? 23, और Cl का होता है 35.5। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? घर पे ट्राई करिएगा, इसको निकालिएगा, बहुत इजी है। और एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको भी निकालिएगा। NH4Cl, ठीक है, तो इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अब आगे देखते हैं, मोल संकल्पना के बारे में बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट का बहुत यूज हुआ है। ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे बचपन में आप लोग सीखे होंगे या जानते भी होंगे, अगर कोई पूछता है कि एक जोड़ी, अगर एक जोड़ी में कोई पूछे कि कितना वस्तु होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कभी कोई पूछा गया कि एक जोड़ी, 1 पेयर, तो 1 पेयर में कितना होता है? 2 वस्तु होता है। अगर कोई पूछे कि एक दर्जन में बताइए कितना होगा, तो एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। तो उसी तरह से
ये भी क्या है, एक इकाई है। अगर कोई पूछे कि एक मोल में कितना होगा, तो एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए केला, अगर कोई बोला कि एक मोल केला, तो कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻23 केला। अगर कोई बोला कि एक मोल, एक मोल हमको क्या चाहिए, आम चाहिए, तो उसमें कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 इतना आम। ठीक है, तो जो भी यहाँ दिया हो रहेगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से जोड़ी एक इकाई है, दर्जन एक इकाई है, ठीक है, उसी तरह से मोल भी क्या है, एक इकाई है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये आखिर इस मोल से, इस इकाई से हम गिनते किस चीज को है, तो इससे हम लोग गिनते हैं परमाणु को और अणु को। ठीक है, तो इससे परमाणु और अणु को गिना जाता है। इनको गिनने में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, परमाणु के बारे में हम लोग बता चुके थे। क्या बताए थे कि अगर एक परमाणु का द्रव्यमान कभी पूछे, अगर एक परमाणु का द्रव्यमान पूछे, तो उसको किस चीज में मेजर करते हैं, ए एम यू या फिर यू में। लेकिन वही क्या कहें कि अगर एक मोल, एक मोल क्या पूछ रहा है, एक मोल परमाणु, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान अगर पूछ रहा है, अगर एक मोल परमाणु का द्रव्यमान पूछता है, तो इसको हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, ग्राम में। किस चीज में मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम में मेजर करते हैं। इसी कारण इसको मोलर, मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, या फिर ग्राम मोल द्रव्यमान भी बोलते हैं, क्योंकि इसको किस चीज में मापते हैं, ग्राम में। ये तो बहुत छोटा इकाई है, लेकिन इतना सारा, एक अणु का अगर अगर एक अणु के द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे, तो छोटे यूनिट में हमको पता चलेगा। लेकिन बहुत सारा अणु, छोटा 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 बहुत सारा जुड़ के, छोटा छोटा बूंद से ही क्या होता है, बड़ा सा सागर बन जाता है। तो छोटा छोटा बहुत सारा जुड़ के आखिर लास्ट में क्या बन जाएगा, आखिरी में ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्राम का, उसी तरह से अणु का भी निकालने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका द्रव्यमान में ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछेगा कि एक परमाणु है किसका, हाइड्रोजन का, तो बताओ कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 1 यूनिफाइड मास हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि बताओ एक मोल परमाणु अगर लिया जाए, किस चीज का, हाइड्रोजन का ही, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। या फिर कोई पूछे, अगर एक मोल नहीं लिख रहा है, सीधे क्या लिख रहा है कि 6.022 गुने 10⁻23, इतना परमाणु, इतने परमाणु है किसके, हाइड्रोजन के, और उसका वजन बताओ, तो उसका वजन भी क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ही हो जाएगा। तो एक मोल के अंदर क्या होता है, इतना सारा परमाणु होता है। ठीक है, तो अगर परमाणु, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होगा, परमाणु। उसी तरह से अणु के बारे में भी तो बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अणु द्रव्यमान जो होगा, अणु मोलर द्रव्यमान, तो ये किस चीज में होगा, तो ये भी आपका किस चीज में होगा, ग्राम में ही होगा। ये भी किस चीज में होता है, ग्राम में ही होता है। जैसे परमाणु ग्राम में होता है, वैसे अणु भी क्या होगा, ग्राम में ही होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि एक H2O, जल का जो अणु है, एक H2O का अणु है, इसका द्रव्यमान बताइए। तो अभी हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, इसका द्रव्यमान कितना निकाले थे, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, दोनों मिला के 18 यूनिट। लेकिन कोई बोले कि एक, अब हाइड्रोजन का नहीं चाहिए, एक H2O का, एक H2O का अब नहीं चाहिए, अब हमको कितना चाहिए, एक मोल H2O का द्रव्यमान बताइए। एक मोल H2O का अब हमको द्रव्यमान जानना है। तो एक मोल H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब मोल आ जाता है, तो सिर्फ एक के अणु के बारे में बात नहीं करते हैं, मोल के अंदर कितना अणु है, तो 6.022 गुने 10⁻23। ठीक है, यहाँ अणु के बारे में बात कर रहे हैं तो अणु, यहाँ परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। इसको अगर मोल के बारे में आ जाएगा तो उसको ग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन सिर्फ एक आएगा तो उसको किस चीज में मेजर करते हैं, यूनिफाइड मास में या फिर एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसके आगे क्या करते हैं फिर। चलिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब एक सवाल करते हैं, सवाल से इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर कहीं
सवाल दे दिया, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि 52 ग्राम अगर दिया हुआ है हमको हीलियम, हमको क्या दिया हुआ है, 52 ग्राम हीलियम दिया हुआ है, तो बताना है कि इसमें कितने परमाणु होंगे, परमाणु की संख्या, संख्या हमको बताना है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 52 ग्राम है, तो सबसे पहले तो ये समझिए ग्राम है, ग्राम है, इसका मतलब संख्या छोटा होगा कि बड़ा होगा, संख्या बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ग्राम आ गया, जैसे ही ग्राम आ गया तो यहाँ पे किसका रोल आ गया, मोल का रोल आ गया, और मोल में तो क्या होता है, बहुत सारा परमाणु होता है, एक मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 इतना परमाणु होता है, मतलब परमाणु क्या है, बहुत सारा है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है ये कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए हमको अगर हीलियम का, हीलियम के बारे में पता हो कि हीलियम की, एक हीलियम परमाणु का वजन कितना है, तो एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो आप लोग को याद कर लेना है, इसी कारण एग्जांपल अलग अलग ले रहा हूं मैं, 4 यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, तो अगर एक हीलियम परमाणु का 4 है तो एक मोल हीलियम का कितना हो जाएगा, एक मोल हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना है कि ग्राम में, यही तो बताए थे कि क्या होता है, ग्राम में होता है मोल आ जाने पे, तो जब एक मोल का वजन हो जाएगा 4 ग्राम, तो 52 ग्राम में कितना मोल, बहुत आसान है, इस तरह से बना सकते हैं, 4 ग्राम का, 4 ग्राम का है एक मोल परमाणु, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1/4 मोल, लेकिन टोटल कितना दिया हुआ है, 52 ग्राम दिया हुआ है, तो 52 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/4 गुने 52। अब यहाँ आप लोग भाग दे सकते हैं, 4 से इसको भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दीजिए, एक बार में 4 और 3 बार में, मतलब 13 मोल, 13 मोल क्या है, 13 मोल परमाणु है। ठीक है, लेकिन यहाँ परमाणु नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, परमाणु की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 13 मोल का मतलब क्या हो गया, 13 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23, इतना सारा परमाणु है, कितना परमाणु हो जाएगा, इतना सारा परमाणु हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लीजिए कि 6.022 है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, इसको बार बार याद नहीं रखना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 को सीधे 6 गुने 10 के पावर 23 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13 के साथ सिर्फ इसका गुना कर सकते हैं, इसको 6.022 गुने 10 के पावर 23 लिखिए, या फिर लगभग लगभग इसको 6 गुने 10 के पावर 23 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आसान था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आप लोग तब तक उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, आई होप आप लोग उतार लिए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं दूसरे टाइप का। अगर कभी पूछ ले कि 72 ग्राम, क्या दिया हुआ है, 72 ग्राम दिया हुआ है आपको जल, क्या दिया हुआ है, 72 ग्राम जल दिया हुआ है, जल मतलब कि H2। ठीक है, और इसमें पूछ ले कि 72 ग्राम जल में बताओ परमाणु की संख्या, कि कितना संख्या होगा परमाणु का। ठीक है, इसमें अगर पूछ ले तो ग्राम दिया हुआ है, तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए कि ग्राम आ गया मतलब क्या है भाई, ग्राम आ गया, इसका मतलब मोल का खेल चल रहा है। ठीक है, तो मोल का रोल तुरंत आ जाएगा। अब जल के बारे में ध्यान रखेंगे कि एक अणु अगर जल का हो, एक अणु H2O, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान हम लोग को ध्यान रखना है, अभी हम लोग देखे थे कितना होता है, 18U। ठीक है, एक एक अणु का, सिर्फ एक अणु, लेकिन यही क्या हो जाए, एक मोल अगर अणु हो जाए, अगर क्या हो जाए, एक मोल H2O हो जाए, जल हो जाए, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। उस ग्राम में तो बदलना है, यूनिफाइड मास मास से हमको क्या करना है, ग्राम में बदल देना है, हो गया खेल। तो 18 ग्राम, अब 18 ग्राम में अगर एक मोल, तो 72 ग्राम में कितना मोल, 4 मोल। ये तो बहुत सिंपल है, अगर 18 ग्राम में एक मोल जल हो रहा है, एक मोल जल हो रहा है, तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, 1/18 मोल।
तो उसी तरह से 72 ग्राम दिया हुआ है सवाल में, तो 72 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/18 गुने 72, और 18 चौक 72, मतलब 4 मोल जल है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर हमारा कि 4 मोल होगा। लेकिन सवाल को दोबारा से पढ़ना है, परमाणु की संख्या पूछ रहा है, और हम लोग तो क्या निकाले हैं अभी, अणु निकाले हैं। अभी हम लोग क्या निकाले हैं, अणु निकाले हैं। मतलब अणु का संख्या है 4 मोल, 4 गुने 6 गुने 10 के पावर 23 जो है, इतना क्या है, अणु है। लेकिन हमको क्या निकालना है, परमाणु निकालना है। तो परमाणु निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि एक अणु अगर लेते हैं हम जल का, तो इसमें परमाणु की संख्या कितना हो जाता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2 1 मिलके 3, मतलब इसके अंदर 3 परमाणु है एक अणु में। तो जब एक अणु में 3 परमाणु है, तो इतना सारा अणु है, 4 गुने 6 गुने 10 के पावर 23, तो इस सब में फिर से क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो कुल परमाणु कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कुल परमाणु को क्या करना पड़ेगा, जो पहले से परमाणु दिया हुआ है 4 गुने 6 गुने 10 के पावर 23, इसमें फिर से गुना करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो यहाँ 3 से गुना कर लेंगे, 4 छौके, सोचोगे 24, और 24 दिया हो जाएगा आपका 72, तो 72 गुने 10 के पावर 23 परमाणु, और ये हो गया आपका क्या, आंसर। तो सही आंसर इस तरह से निकलेगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है, कि कब परमाणु की संख्या पूछ रहा है, कब अणु की संख्या पूछ रहा है। अगर अणु की संख्या पूछा रहता, तो अणु की संख्या इतना हो जाता है, 4 गुने 6 मतलब 24 गुने 10 के पावर 23 अणु हो जाता है। लेकिन परमाणु का संख्या पूछा है, तो हमको फिर देखना पड़ेगा कि एक अणु में कितना परमाणु है। अगर किसी में, इसमें तो क्या है, 3 ही परमाणु है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही कंपाउंड रहता आपका CCl4, तो यहाँ क्लोरीन 4 और कार्बन 1 5 हो जाता। अगर रहता NH4Cl, तो क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन 1, यहाँ 6 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा बड़ा कंपाउंड देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसमें सवाल में लिखा हुआ रहेगा परमाणु की संख्या, लेकिन आप जैसी अणु निकालिएगा सोचिएगा कि आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब एक और सवाल आप लोग की किताब से ही ले रहा हूँ। वहां पे सवाल दिया हुआ है कि अगर 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में बताइए कि ज्यादा परमाणु किसके होंगे, ज्यादा परमाणु किसके होंगे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आता है कि एक वजन आपको दे दिया निश्चित, ठीक है, और इसमें पूछ लिया कि ज्यादा परमाणु किसका होगा। ठीक है, तो इसमें तुलना करने के लिए देगा, ज्यादा कम का कब होगा, या तो कोई एक छोटा बड़ा हो। तो मान लीजिए इसमें तुलना करने के लिए, उसमें आप लोग के बुक में तो दिए हुए हैं सोडियम और आयरन का। ठीक है, तो ये आप लोग उसमें क्वेश्चन बनाइएगा, यहाँ मैं कुछ और करा देता हूँ। चलिए मान लीजिए अगर इसी में दे दे, पूछ दे कि 100 ग्राम वजन है, तो बताओ कार्बन का ज्यादा परमाणु 100 ग्राम में अटेगा, या फिर नाइट्रोजन का ज्यादा हटेगा। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में से ज्यादा परमाणु किसका हटेगा, अगर कभी ऐसा सवाल पूछ ले। ठीक है, इस तरह का सवाल आता है, तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ग्राम आ रहा है, मतलब मोल का खेल, मोल का रोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मोल होगा, यहाँ कुछ ना कुछ मोल होगा, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा कि किसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है। तो कार्बन के लिए परमाणु द्रव्यमान हम लोग को पता होना चाहिए कि 12U है। ठीक है, एक परमाणु का, कितना का, एक परमाणु कार्बन के लिए 12U। ठीक है, तो एक मोल परमाणु के लिए कितना हो जाएगा, एक मोल परमाणु के लिए 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए एक परमाणु का कितना है, अभी बता चुके हैं पीछे NH3 का जब एग्जांपल लिए थे, तो 14 यूनिफाइड मास। तो एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, अगर एक मोल परमाणु आ जाए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक सामान है, वो 12 रुपया किलो है, तो 100 रुपया में कितना किलो मिलेगा, और वही दूसरा सामान है वो 14 रुपए किलो है, तो वो 100 रुपया में कितना मिलेगा। तो जो जितना सस्ता होगा उसका मात्रा उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसका क्या है, दाम सस्ता है, तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी पूछे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का पूछ ले, तो इसमें क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस चीज में देना है, कभी भी ज्यादा कम पूछे तो ध्यान देना है रेट में। तो इसका रेट क्या है, रेट है मोल का द्रव्यमान।
जिसका मोल का द्रव्यमान कम, उसका संख्या क्या होगा, अपने आप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संख्या अपने आप क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, अगर तुलना करना हो समान भार के साथ थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम और आयरन का, तो देख लीजिएगा, सोडियम का 23 होता है, इसका 56 होता है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपका चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका 2-4 और कुछ क्वेश्चन है, तो उसका पैटर्न मैं करा चुका हूँ, उस सबको क्या करना है, आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है, और सारा चीज को क्या करना है, फिर से एक बार देख लेना है। ठीक है, और जो भी इससे रिलेटेड आपको समस्या है, डाउट है किसी भी तरह का, तो उसको क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है। कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल, जो भी आपको सवाल ऐसा लगता है कि यही सवाल था, नहीं हो पाया, नहीं समझ में आ रहा है, तो सवाल को लिख देना है। कोई चीज नया जो कॉन्सेप्ट है, कोई चीज उसको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके बारे में भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद कमेंट करके, और लाइक तो जरूर करिएगा। लाइक आप लोग करते भी हैं, लेकिन लाइक कुछ कुछ बच्चे हैं जो लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करना है। लाइक करके और अपने मित्र लोग के साथ क्या कर देना है, जो भी आपका मित्र मंडली है, जो आपका ग्रुप है, जिसके साथ घूमते फिरते हैं, रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसमें आपको कर देना है शेयर, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ आप पढ़ के पास हो जाए और आपका सब बच्चा लोग, आपका साथी लोग क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब क्या है, साथ साथ पास होइए, साथ साथ घूमिए, साथ साथ एक क्लास में जाइए, शेयर कर देना है। और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब आप लोग ज्यादातर लोग कर लिए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जो होगा, घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो घंटी दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा, अब इसका अभी तो हो गया चैप्टर खत्म, तीसरा चैप्टर खत्म हो गया विज्ञान का, क्लास 9 का। अब चौथा चैप्टर नेक्स्ट, अब 2 दिन बाद इसका वीडियो डल जाएगा। तो जब चौथा चैप्टर आएगा, चौथा चैप्टर, तो उसका सूचना कहाँ से मिलेगा, घंटी दबाए हुए रहेगा तभी। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, घंटी नहीं दबाते, घंटी जरूर दबाना है, इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और उस वो भी इसी तरह से छोटा छोटा लेक्चर, आधा घंटा का, 40 मिनट का आपका लेक्चर रहेगा। इसको क्या करना है, 2 पार्ट में देख लेना है। ऐसा ना हो कि एक ही बार में बहुत बड़ा हो जाए, इस कारण 2 भाग में मैं डालता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करना है, छोटा छोटा है, थोड़ा सा देख लेना है, उसके बाद किताब पढ़ के अपना एग्जाम दे लेना है। ठीक है, सेंटअप से पहले पूरा कंप्लीट करा ही दूंगा, आप लोग के साथ प्रॉमिस कर चुका हूँ। आप लोग भी सहयोग करिए, थोड़ा वीडियो को फैलाइए, इसका रीच बढ़ाइए, थोड़ा शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं क्लास को। पढ़ते रहिए, खूब मजा करते रहिए। ठीक है, नमस्कार।